To all and welcome back to the platform. Again, we are going to discuss the modern Indian history spectrum or NCERT की ये series. So without wasting time, let's get started. We are discussing era of mass nationalism 1919 से 1939 के period को. In last lesson we have discussed about the Rowlatt Act and जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है. तो आज जो सेंटर ऑफ डिस्कशन हमारा होगा हंटर कमेटी के बाद वी विल डिस्कस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन. ये दो जो आपके मूवमेंट और ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो आपको बैकग्राउंड मैंने कल समझा दिया था कि क्या क्या बैकग्राउंड था, कैसी कैसी सिचुएशन थी इंडिया में जिसने इन दो मूवमेंट को आगे बढ़ने में मदद करी थी. हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था हिंदू और मुस्लिम के पॉलिटिकल एक्शन के लिए, टुगेदर एक्शन के लिए. खिलाफत इशू भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि आखिर ये खिलाफत आंदोलन होना क्यों शुरू हुआ था, किस तरीके से खलीफा के खिलाफ जो उनके स्पिरिचुअल लीडर्स थे मुस्लिम के, उनको हटाए जाने के खिलाफ जब ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेटमेंट दी तो वर्ल्ड लेवल पे उसका जो है वो बहिष्कार होना शुरू हो गया था. आपको मैं अब बता दूं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में इसको डिस्कस कर देती हूँ कि जो कांग्रेस लीडर्स थे जैसे कि आपके लोकमान्य तिलक थे या फिर महात्मा गांधी थे, उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन को, ये जो एजिटेशन था मुस्लिम्स का, उसको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया. क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि अब हम हिंदू और मुस्लिम को सीमेंट कर सकते हैं, मतलब उनको यूनाइट कर सकते हैं और दोनों मासेस जो हैं इंडियन मासेस उसको नेशनल मूवमेंट में एक साथ ला सकते हैं. उन्होंने ये कहा कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इंडिया की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या फिर आपके डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपके पेजेंट्स आते हैं, आर्टिशियंस आते हैं, वर्कर्स आते हैं, विमेन्स आती हैं, ट्राइबल लोग आते हैं, या फिर डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं, इनको हम एक साथ नेशनल मूवमेंट में लाएंगे, एक साथ ये लोग फाइट करेंगे, एक साथ डिमांड रखेंगे अपनी, तो ही जाके कुछ अच्छा हमारे लिए हो सकता है. गांधी जी का ये एक स्टेटमेंट था कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूनाइटिंग हिंदू एंड मोहम्मदन्स एज वुड नॉट राइज इन 100 years. मतलब ऐसा 100 सालों में भी नहीं हो सकता जैसा इस बार होने जा रहा है. अर्ली जो 1920 का टाइम पीरियड था उसमें खिलाफत आंदोलन को लेके ऑलरेडी मोहम्मदन्स में काफी ज्यादा एक जो ग्रीवेंसेस है वो उनके बढ़े हुए थे. फिर रॉलेट एक्ट और उसके बाद जो हंटर कमीशन हमने डिस्कस किया उससे जो है ऑलरेडी इंडियन मासेस जो है वो काफी ज्यादा खफा थी. कांग्रेस जो है यहाँ पे मिलती है एक स्पेशल सेशन में 1920 में कैलकाटा में. यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जब ये इसका सेशन ये होता है उसके पहले कुछ दिनों के पहले यही होता है कि लोकमान्य तिलक जब वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है. यहाँ पे क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ही वॉज जस्ट एज ऑफ 64, तो यहाँ पे फिर भी ये लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमने ये जो लॉस किया है ना, ये जो हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है एक नेशनल कांग्रेस लीडर का, उसको हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे. उसके बाद उनके जगह पे जो है वो गांधी जी और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसकी मतलब वकालत करते हैं. और उसके बाद उन्होंने सारे जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने गांधी जी के प्लान को, जो उनकी नॉन कोऑपरेशन वाला प्लान था जो वो पहले से बना रहे थे, उसको जो है ये पंजाब का रॉन्ग डूइंग या खिलाफत जो यहाँ पे रॉन्ग्स जो हुए थे पंजाब में, आपको पता है अमृतसर वो जो जलियांवाला बाग वाली चीज हुई थी, और खिलाफत जो मुस्लिमों के लिए टर्की में हो रहा था. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम तब तक फाइट करेंगे जब तक ये चीजें, ये जो गलतियां हमारे लिए हुई हैं, हमारे साथ हुई हैं, उसको हटाया ना जाए, और जब तक हमें स्वराज ना मिल जाए हम ये लड़ाई करते रहेंगे. अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू किया. गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने बाइकआउट करने शुरू कर दिए थे. फिर उन्होंने लॉ और कोर्ट और लेजिस्लेचर, ये सारे लोगों, सारी चीजों को बाइकआउट करना शुरू किया. फॉरेन क्लॉथ जितने थे उसका बाइकआउट किया. जिनको भी जो टाइटल्स या ऑनर्स से नवाजा गया था उन्होंने उसको वापस देना शुरू किया. फिर वो मतलब अपना जो खादी वाली चीज होती है ना, वो काफी ज्यादा चरम पे पहुंची. अपने गांधी जी का जो आइकॉन होता है हैंड स्पिनिंग और हैंड वीविंग वाली चीज जो प्रोड्यूस करती है खादी को, उसके लिए काफी ज्यादा ये ऊपर की तरफ बढ़ा. फिर जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे वहां से वो लोग रिजाइन करने लग गए. मास सिविल डिसोबीडियंस में लोग पार्टिसिपेट करने लग गए. टैक्स पे करने से इनकार कर दिया. तो इस तरीके की चीजें जो है इन्होंने करनी शुरू करी थी. अब क्या है, यहाँ पे जो ये सारी चीजें जब हो रही थी
तो फिर 1921 से 1022 के टाइम पीरियड में जो है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा इंडियन मासेस में एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा था। बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट जो कॉलेजेस थे और ये सारी जो थी उसको गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को मतलब छोड़ दिया, और उसके बाद नेशनल स्कूल और कॉलेज को जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वहां पे अलीगढ़ का, या फिर बिहार विद्यापीठ या काशी विद्यापीठ, ये सारे जो है चीजें वो उसी टाइम में बननी शुरू हुई थी, उसी समय में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब फिर क्या होता है कि खादी अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका था फ्रीडम का, क्योंकि अब ये लोग स्वराज पे उतर चुके थे। बाइकट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है वो मास मूवमेंट के रूप में यहाँ पे देखा जा चुका था। लोग क्या करते थे, फॉरेन जितने भी क्लॉथ्स होते हैं ना, ब्रिटिश कपड़े है ना, उसको जलाना शुरू कर दिया था इन्होंने। उसके बाद एक 1921 में एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है कि नो मुस्लिम शुड सर्व इन एंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यहाँ पे ये चीज इन्होंने करी थी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की अगर बात आती है ना, तो ये बाद में होता है। पहले क्या होता है कि खिलाफत कमेटी जो है वहां पे जो फॉर्म की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे, मौलाना आजाद, अजमल खां, ये लोग शामिल थे। उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को, जो कि टुवर्ड्स द टर्की उनका चल रहा था, उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा संभालना शुरू किया था। ये आपको क्वेश्चन में भी आता है कि खिलाफत कमेटी जो है वो किसके अंडर लीडरशिप में जो है वो फॉर्म की गई थी। अब यहाँ पे इमीडिएटली गांधी जी ने एक जो है वहां पे ये कहा कि बहुत जो 50 मेंबर्स हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उनको ये डिक्लेयर करना था कि मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक फॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने डिसाइड किया कि उनको जो है वो इस मूवमेंट को हायर लेवल पे लेके जाना है। अब हायर लेवल पे ले जाने के लिए इनको और भी बहुत सारी चीजें करनी थी। सो यहाँ पे नवंबर 1921 के आसपास एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया यहाँ आए थे, जब इंडिया यहाँ का टूर कर रहे थे वो, तो उनका बहुत बड़ा जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन इंडियंस ने किया था। और उसके बाद जो है एक एनुअल सेशन कांग्रेस का हेल्ड होता है इलाहाबाद में दिसंबर 1921 में, जहां पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था ये कहते हुए कि एक फिक्स डिटर्मिनेशन होगी कांग्रेस की कि ये जो आपका प्रोग्राम है नॉन वायलेंस का या सत्याग्रह का, नॉन कोऑपरेशन का, ये हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि पंजाब और खिलाफत रॉन्ग जो है हमारे साथ जो हुआ है उसको रिड्रेस ना किया जाए, और जब तक स्वराज एस्टैब्लिश नहीं किया जाए ये हम करते रहेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो है ये एनुअल सेशन जो कांग्रेस का अहमदाबाद में हुआ था दिसंबर 1921 में, वहां पे इन्होंने ये चीजें जो है वो करी थी। तो एक बात कही जाती है कि ये जो खिलाफत है ना मूवमेंट, इसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में। जैसे कि अब मैंने आपको बताया ये खिलाफत के और पंजाब रॉन्ग डूइंग के लिए ही बाद में चल के ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। इसमें जो अर्बन मुस्लिम्स थे या फिर जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में उभर के आनी शुरू हुई थी। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, इंडियन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो इंडिया के रूप में, इंडियन के रूप में उभर के आ रहा था। ऐसा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम के रूप में उभर के आ रहा था। तो यहाँ पे एक एंटी इंपेरियलिस्ट फीलिंग जो है वो हर किसी के दिल में थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो आपके मुस्लिम हो। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन या फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है वो डेवलपमेंट था किसका, खिलाफत प्रोग्राम का। So, Gandhi, who was the president of All India Khilafat Committee, saw in the issue a platform from which mass and united non-cooperation could be declared against the गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने कहा। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड था खिलाफत क्वेश्चन पे, उन्होंने यही कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे हिंदू और मुस्लिम को हम साथ ला सकते हैं। अब मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट किया, कांग्रेस को इसको सपोर्ट किया। फरवरी 1920 में, जो अर्ली 1920 का पीरियड था, एक हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन जो है वो वायसराय को मतलब भेजा गया, ताकि जिनके भी जो भी इनके ग्रीवेंसेस है, जो भी इनके शिकायतें हैं खिलाफत इशू को लेके, वो उसके सामने रखें। गांधी जी ने ये कहा कि ये जो इशू है, ये पंजाब रॉन्ग और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने कहा था हमें कि आप रिफॉर्म करके दोगे, वो आपने नहीं दिया, और उसके बाद खिलाफत जो चीज हुई है वो भी गलत हुआ है जो भी टर्की में हुआ है। मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सर्व्स विद टर्की साइन किया जाता है 1920 में, जो कि
कंप्लीटली डिसमेंबर्ड करता है टर्की को। उसके बाद 1920 में क्या होता है, जून 1920 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है इलाहाबाद में अप्रूव की जाती है, जहां पे इन्होंने बाइकट करने का प्रोग्राम रखा। अब जैसा कि मैंने बताया, अगस्त 31 1920 को एक खिलाफत कमेटी जो है वो अपना कैंपेन स्टार्ट करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तब तक ये हम करेंगे, ये जो पंजाब रॉन्ग हुआ है और खिलाफत रॉन्ग हुआ है, तब तक हम करेंगे जब तक हमें स्वराज ना मिल जाए और जब तक इसको रिड्रेस ना कर दो आप। सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन कलकत्ता में जो है कांग्रेस यहाँ पे हेल्ड करती है, और उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया जाता है। सो इफ दे आस्क कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम किस सेशन ऑफ जो कांग्रेस था उसमें डिसीजन लिया गया था, देन इट वाज कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, सितंबर 1920 में ये हुआ था। इसमें इन्होंने कहा गवर्नमेंट के जितने भी चीजें हैं उसको बाइकट करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, खादी को बहुत ज्यादा एक सिंबल के रूप में लाना है, ऑनर्स टाइटल्स जितने भी हैं सब आप वापस देते हो, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद एट नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज एंडोर्स। तो ये देखिए नागपुर सेशन जो हुआ था फाइनली जब आईएनसी का, तब यहाँ पे ये एंडोर्स किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो है कांग्रेस ने बनाए, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब जो हमारा मेन लक्ष्य है वो है स्वराज। अब स्वराज से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट की तो अब बात ही नहीं करनी हमें। उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी किया, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई, जिसमें कितने मेंबर थे, 15 मेंबर थे, जो कि कांग्रेस को अभी से लीड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाले थे। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी इन्होंने बनाई, और जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन रखनी थी वो भी इन्होंने अपॉइंट करनी शुरू करी। उसके बाद गांधी डिक्लेयर दैट इफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली, स्वराज वुड बी अशर्ड विद इन अ ईयर। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि अगर ये बहुत ज्यादा अच्छे से हम करते हैं, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को हम बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 1 साल में हमारे पास इंडिपेंडेंस होगा, स्वराज होगा, हमारा अपना राज होगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की जो है स्थापना करी, और उसके बाद इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स को आगे की तरफ ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये मूवमेंट स्प्रेड कैसे होता है, गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलके, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे, उनके साथ मिलके एक नेशन वाइड टूर करना इन्होंने शुरू किया। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो ऑर्गेनाइज किए गए अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और ये लोग के, सुभाष चंद्र बोस और ये सब के ये में किया गया था। उसके बाद ही मैंने बताया नेशनल स्कूल और कॉलेज की जो है वो स्थापना की गई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ जैसे जो नेशनल स्कूल कॉलेजेस हैं वो स्थापित किए गए। एक नॉन टैक्स मूवमेंट भी यहाँ पे इन्होंने लाया मिदनापुर में और गुंटूर में, जो कि पहले से भी चल रहा था। आसाम में इन्होंने स्ट्राइक किया। उसके बाद जब मैंने बताया प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ आए तो उनका इन्होंने बहुत ही डेमोन्स्ट्रेशन किया। आफ्टर दैट लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था अगर आप ये पूछोगे, तो जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास, इन्होंने मूवमेंट को जो है शुरू में तो इतना तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन बाद में चल के गांधी जी के प्रोग्राम को इन्होंने काफी ज्यादा सराहा भी था। बिजनेस क्लास जो है उनको काफी ज्यादा इससे फायदा हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन चीजों को हटा के आप स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हो तो इनको, इनके बिजनेस को फायदा मिलेगा। लेकिन एक सेक्शन जो बिजनेस क्लास का था वो डरा हुआ भी था कि कहीं हमने कुछ ऐसा वैसा किया और ये लेबर क्लास फिर से हंगर स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि इनका ये टेक्निक हो चुका था ना कि मास स्ट्राइक या हंगर स्ट्राइक गांधी जी की एक टेक्निक थी, तो ये इस चीज से थोड़ा बहुत डरते भी थे। पेजेंट्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा मैसिव होने वाला था। स्टूडेंट्स और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एज अ वॉलंटियर काम कर रहे थे मूवमेंट में। विमेन्स भी मौजूद थी, उन्होंने पर्दा सिस्टम को हटा दिया, पर्दा रखना छोड़ दिया। उसके बाद फिर और जो आपके उन्होंने अपने जो तिलक फंड स्टैब्लिश किया गया था उसमें उन्होंने जितने भी अपने गहने वहने थे सब रखने शुरू कर दिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे शुरू हो गई थी। आपको पता है जो भी मासिव पार्टिसिपेशन था मुस्लिम का वो उन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया था, खासकर खिलाफत आंदोलन के बाद। गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था, गवर्नमेंट क्या करती है ना, यहाँ पे एक ट्रिक अपनाती है, गांधी जी को बुलाती है बातचीत करने के लिए। रीडिंग जो थे उस समय वायसरॉय, उन्होंने उनको बुलाया कि चलो बात करते हैं बैठ के। लेकिन ये जो इनकी वार्तालाप है ना ये ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि गांधी जी इनका जो मोटिव है ना वो समझ चुके थे।
इनका ये था, गांधी जी ये समझ चुके थे कि अब ये हमें बुलाएंगे और बोलेंगे खिलाफत इशू को वापस लेने के लिए, खिलाफत आंदोलन को, और अगर मैंने खिलाफत आंदोलन को वापस लिया तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, और ये जो हम हिंदू मुस्लिम अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये बात गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे और उन्होंने इस टॉक को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ से इनको और उनकी कोई बात ही नहीं हुई, ये बीच में छोड़ के चले आए। वॉलेंटियर क्रॉप्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल। उसके बाद पब्लिक मीटिंग इन्होंने बैन कर दी, प्रेस को इन्होंने बहुत ज्यादा कर्ब कर दिया, और उसके बाद जो लीडर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि गांधी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये चीजें जो है वो हो रही थी। अब यहाँ पे ये होता है कि लास्ट फेज ऑफ मोमेंट क्या होता है। पहले तो ये मोमेंट इस तरीके से चलना शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट या नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है अब वो उस लेवल पे पहुंच चुका था जहां सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं था, ये गांव तक, एक जो कहते हैं ना रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द लैंड तक ये पहुंच चुका था। बहुत सारे मिलियंस ऑफ पेजेंट्स, आर्टिसंस, अर्बन पुअर, ये सारे लोग इस नेशनल मूवमेंट में जो है वो शामिल अब होना शुरू हो रहे थे। अब यहाँ पे ब्रिटिश रिस्पॉन्स को थोड़ा बहुत ये समझ में आने लगा था कि अब ये चीजें शायद रुकने वाली नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपने ये जो रेस्पॉन्स है कि मतलब जैसे कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जितने भी वॉलंटियर क्रॉप्स हैं उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये सारी, और गांधी जी को फिर इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था। गांधी जी लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि गांधी जी बहुत प्रेशर में थे, क्योंकि कांग्रेस से उनके तरफ जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज किया जा रहा था कि अब आप सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दो। तो अहमदाबाद सेशन जो होता है 1921 का, जो कि सीआर दास ने मतलब किया था, मतलब जेल में रहते हुए भी उन्होंने इसकी प्रेसिडेंटशिप करी थी। उन्होंने अपॉइंट किया था गांधी जी को कि आप ही इसके सोल अथॉरिटी हो, इस इशू के लिए आप ही सोल अथॉरिटी हो, आप जो डिसीजन लोगे वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट फेज ऑफ मोमेंट में यही होता है। अब यहाँ पे February 1 1922 को गांधी जी ने ये कहा गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये कहा, कहां से? गुजरात से कर देंगे हम। लेकिन इनकी मांगे क्या थी? इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि आपको जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबको रिलीज करना पड़ेगा, सबको आप जेल से निकालो, और दूसरी बात जो आपने प्रेस के जो हक है, प्रेस की जो फ्रीडम है जो आपने कर्ब कर रखी है, जो कंट्रोल कर रखा है आपने, उसको आपको हटाना होगा। ये दो मांगे थी गांधी जी की। उन्होंने कहा अगर आपने नहीं मांग मेरी पूरी करी तो फिर मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा, ये रुकने वाला यहाँ पे नहीं होता है। अब इसी बीच में एक बहुत बुरी चीज होती है जो ये पूरे किए कराए पे पानी फिर जाती है, और वो था आपका चौरी चौरा का इंसिडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में आता था, वहां का आपका एक डिस्ट्रिक्ट था, मतलब वहां का एक जगह था चौरी चौरा जिसका नाम है। वहां पे एक वायलेंस एक्टिविटी जो है वो हो जाती है, जो कि गांधी जी को मजबूर कर देती है इस मूवमेंट को वापस लेने के लिए। क्या होता है कि कुछ जो वॉलंटियर्स है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, और वहां पे पुलिस क्या करती है, उनको पीटना शुरू करती है। उनकी कैंपेन थी लिकर सेल और जो भी प्राइजेस जो फूड के बढ़े हुए थे, ये सारी चीजों पे लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने फायर ओपन कर दी, उन्होंने क्राउड को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जो क्राउड थी यहाँ पे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, और जितने भी पुलिसमैन अंदर थे उनके साथ ही पुलिस स्टेशन को जला दिया। इनफैक्ट जो लोग बाहर आने की कोशिश भी कर रहे थे ना, उनको भी पकड़ पकड़ के वो बाहर अंदर ही कर दे रहे थे कि आप जल के मरो। बहुत सारे, कम से कम 22 पुलिसमैन जो हैं वहां पे जल के मर गए, और ये चीज गांधी जी को बुरी लगी। उन्होंने कहा मैंने तो नॉन वायलेंस करने के लिए कहा था ना, ये बहुत ही वायलेंट चीज हो गई। जलियांवाला बाग में जो इन्होंने किया, आपने भी तो सेम चीज कर दी, मतलब लोगों को जला दिया, आपने जिंदा जला दिया। ये चीज इनको बहुत ज्यादा वायलेंट लगी, और इन्होंने कहा कि मैं इस चीज को वापस लेता हूं, और उन्होंने इस मूवमेंट को जो है वो वापस ले लिया, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, कहा जाता है, ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि अगर वो मोमेंट स्टार्ट होता तो शायद 1 साल में हमें आजादी मिल जाती, बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिर बरडोली में मिलती है February 1922 में, और उसके बाद ये जितनी भी एक्टिविटीज ये लोग चला रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, वो सारी चीजें जो हैं वो रोक दी जाती हैं।
मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा दी जाती है। अरेस्ट होने पे गांधी जी ने एक बात भी कही थी कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बड़ी मेरे लिए कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो वायलेंस करने नहीं कहा था। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अब आप पूछोगे कि गांधी जी ने ये मूवमेंट विड्रॉ क्यों किया। सिंपल सी बात है, गांधी जी अहिंसा पे विश्वास रखते थे, तो जहां हिंसा होगी तो वो फिर उनको चीजें वो बुरी लगेंगी, तो इसीलिए उनको ये मेथड समझ में आ चुका था कि ये नॉन वायलेंस वाली चीज से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लोगों को ये बात मैंने जो समझाई थी, जो मेरा मोटिव था, जो मेरा टेक्निक था, लोग उससे हटना शुरू हो गए, तो मैं इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। उसके बाद जो खिलाफत क्वेश्चन था वो भी खिलाफत का इशू था, वो भी बहुत ज्यादा धूमिल होना शुरू हो गया था। कैसे? जो नवंबर 1922 में जो लोग थे टर्की के, वो मुस्तफा कमाल पाशा के अंडर में अराइज होना शुरू हुए और उसके बाद उनको पॉलिटिकल पावर जो है वो, जो सुल्तान की पॉलिटिकल पावर थी, उससे हटा दी गई। टर्की जो है एक सेकुलर स्टेट के रूप में बना दिया गया। सेकुलर मतलब सारे धर्म के लोग वहां रह सकते थे, और इसीलिए ये जो खिलाफत का क्वेश्चन था उसने अपनी प्रोमिनेंस ही लॉस्ट कर दी। ठीक है, एक यूरोपियन स्टाइल का लीगल सिस्टम वहां पे स्टैब्लिश किया गया था टर्की में, और उसके बाद विमेन्स को भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिव राइट वहां पे प्रदान किए गए। एजुकेशन को नेशनलाइज्ड किया गया, एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा मॉडर्नाइज किया गया, इंडस्ट्रीज डेवलप की गई, और 1924 में खलीफत जो था, जो पोजीशन, जो सुप्रीम पोजीशन था इनके लिए, मुस्लिम्स के लिए खलीफा का, वो हटा दिया गया, वो अबॉलिश कर दिया गया था। तो अब जो वो खलीफा का पोजीशन ही नहीं रहा, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन कैसा, उसके लिए एजिटेशन कैसा, उसके लिए प्रोटेस्ट कैसा। तो फिर ये खिलाफत इशू भी यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब शांत पड़ गया था। अब है कि अगर आप इवेल्युएट करते हो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भले ही एक आपका सैडली वो एक फेल्योर हो गया था, बाद में चल के एट द लास्ट मोमेंट ये थोड़ा सा फेल्योर साबित हुआ था, लेकिन आखिर इसका इवेल्युएशन अगर आप करते हो तो एक लिंक तो आप जोड़ सकते हो कि अगर खिलाफत मूवमेंट से हिंदू मुस्लिम यूनिटी थोड़ी सी भी बढ़ी थी, तो ही यहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बदलता, उसके पहले ही ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि कम से कम इस इंसिडेंट ने अर्बन मुस्लिम्स को जो है वो नेशनल मूवमेंट में लाने में मदद करी। उसके बाद एक जो कम्युनलिज्म वाली चीज है, जो अंग्रेजों ने काफी टाइम से, कब से किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट देके 19 जो आपका 9 का मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म था, उसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देके कम्युनलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसके सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर दिए थे। अब यहाँ पे ये कम्युनलिज्म के सीड को कम से कम दबाने में, इसके पेड़ को उखाड़ने में कम से कम ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता था, और हुआ भी था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए थे। तो आप समझो कि 1909 से अब तक का टाइम पीरियड लग गया, इतने दिन लग गए, और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो चीज है ना, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 100 साल में भी नहीं मिल सकती, और हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे। और इसीलिए जब रीडिंग ने उनको वार्तालाप करने के लिए बुलाया था, तो वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई, हमें आपके झांसे में नहीं आना है। अब ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च होता है, तो एक तरीके से तो जो पंजाब में गलत हुआ था उसके लिए लोग खफा थे ही, सिखों का भी इनको साथ मिल चुका था, राइट, मुस्लिम खिलाफत के बाद इनके पास आ ही चुके थे। अब बचता क्या है? बचता ये है कि एक जो रीजनल मूवमेंट था, अब वो क्या नेशनल सेंटिमेंट में बदलना शुरू हो गया था। अब नेशनल सेंटिमेंट में बदलने का मतलब है कि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री वॉज अफेक्टेड, each and every corner of the masses was involved। so यहाँ पे ये चीज भी बहुत अच्छी होती है कि एक जो नेशनल सेंटिमेंट है वो सारे नुक्कड़ कॉर्नर पे कंट्री के पहुंच चुका था, और उसके बाद हर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन जो है इस चीज में पॉलिटिसाइज होना शुरू हो गया था, मतलब वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। उसे ये चीज अब समझ में आने लगी थी कि क्या इंडिया के हक के लिए बेहतर है और किस तरीके से हमें इंडिपेंडेंस जो है वो मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि अगर एक साल में आजादी मिलने की, स्वराज मिलने की, स्वराज मिलने की जो बात गांधी जी ने कही थी वो पूरी हो सकती थी अगर ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो।
ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें जो कि कंटिन्यूड रहेंगी, जितने भी मूवमेंट इसके बाद होते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी होगा, थोड़ा ठहर के होगा, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना होगा वो फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा, और भी बहुत सारी चीजें इस 1922 से 35 के पीरियड में होती हैं, जिन्हें हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। बिफोर आई लीव अगेन आई वुड से, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस तो कर लीजिए। आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड रैंक 10 या फिर यूपीएससी YT, सो दैट यू गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। आपके अनअकैडमी आपको बेहतर ढंग से प्रिपेयर कराती है। 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड बेनिफिट यू गेट ओवर हियर। And also subscribe to this channel, hit the bell icon to get the regular updates from our platform. It's Anamika signing off. Take care of yourself. And yeah, if you're having any query, type it in comment box. Because views abhi aa nahi rahe. I don't know what difficulty you guys are facing. तो आप हमसे कहिए. It will be taken in concern. Okay? Bye bye.